हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है मैंने पलट के रखा है। ये एम लक्ष्मीकांत का 4th चैप्टर है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है, प्रियम्बल जो दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि प्रियम्बल क्या होते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है कि नहीं है। ये भी देखेंगे कि प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है। ये भी हम लोग देखेंगे कि प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ केस स्टडी है। बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में ही प्रियम्बल से रिलेटेड हुए हैं, तो उस केस का भी हम लोग देखेंगे क्या जजमेंट आया था, उसमें क्या सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियम्बल के कुछ आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं, उस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। जैसे पूछ देता है क्वेश्चन कि आज के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि भारत एक सॉवरिन स्टेट है, इसको डिस्क्राइब कीजिए आप। मतलब भारत सॉवरिनिटी जो भारत में है वो किस मतलब स्तर तक है, किस लेयर तक है आज के समय में। ठीक है, साथ ही साथ इक्वलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। प्री मेंस दोनों में यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में तो हमेशा पूछता रहा है ये कि प्रियम्बल को डिस्क्राइब कीजिए, प्रियम्बल के आइडियल एस्पिरेशन को डिस्क्राइब कीजिए। तो प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एम लक्ष्मीकांत और हमारे क्लास नोट के बारे में बताऊं तो 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो इससे पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल ऐड किया गया था ना, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू लाया गया था। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था। ठीक है, हमारे एक ड्राफ्ट लाया था और इसी के थ्रू जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया गया। तो पहला एमसीक्यू यहाँ से पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा हमारे संविधान में आया है। कौन प्रियम्बल आया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे पहले प्रियम्बल आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। मतलब कि प्रियम्बल को लाने वाला, सबसे पहले अपने संविधान में जोड़ने वाला कौन था? अमेरिका था। ठीक है, और तीसरा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 96 इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में 1976 में हुआ था, जिसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया। हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ा गया। एक का नाम था सोशलिस्ट, एक का नाम था सेकुलर, एक का नाम था इंटीग्रेटिव। SSI याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के ड्यूरिंग ये हुआ था। 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, कि सबसे पहला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया गया। दूसरा याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल आया है, जिसको पंडित नेहरू जी ने लाया था। और तीसरा याद रखना है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976, जिसके द्वारा प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव। ठीक है, अब हम लोग प्रियम्बल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्लास नोट में बेस्ट दिया गया डिफिनेशन प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए, लिखा गया है कि प्रियम्बल इज द कंसिडर किया जाता है ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है? ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव पार्ट है। ऑर्नामेंटल मतलब समझे ना कि प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ज्वेलरी की तरह है, जिसको पहना देने पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव दिखने लगता है, बहुत अच्छा दिखने लगता है। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक ज्वेलरी है, जिसको अगर पहना दिए है ना तो इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य का सौंदर्य होता है। मतलब शिक्षा से किसी की सुंदरता को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, न कि उसे मतलब उसको ज्वेलरी पहना के उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा से डिस्क्राइब होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्वेलरी की तरह है। उससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन दिखने में अच्छा लग जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके पास कुछ पावर नहीं है। हमारे प्रियम्बल के पास उतना पावर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया कि ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज देखिए आगे लिखा है, बिकॉज कह रहा है कि इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन का ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, इससे कोई पावर नहीं मिलता है। प्रियम्बल से हमारे गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं मिलता है, और न ही प्रियम्बल जो है दिस पावर को लिमिट करता है। ठीक है, कह रहा है कि लिमिट दिस पावर्स। मतलब ये हुआ कि देखो प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ज्वेलरी है, जो डेकोरेटिव बनाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को। ये प्रियम्बल जो है हमारे गवर्नमेंट को नहीं पावर देता है, और नहीं गवर्नमेंट के पावर को क्या करता है? छीनता है गवर्नमेंट से। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोला? ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
आल्सो बिकॉज प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रियम्बल जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रियम्बल में कुछ वर्ड पढ़ लिया और आपको दिखा कि हमारे देश में वो वर्ड नहीं चल रहा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में लिखा है कि सोशलिस्ट, ठीक है, आपने देखा कि हमारे देश में सोशलिस्ट का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर हमारा कंट्री सोशलिस्टिक नहीं है, ठीक है, सोशलिस्टिक नेचर का नहीं है, ठीक है, और आपने जाके कोर्ट में केस कर दिया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। प्रियम्बल को पढ़ के प्रियम्बल को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल जो है इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आप देख रहे हैं ना कि प्रियम्बल कुछ भी नहीं है, मतलब कि प्रियम्बल देख रहे हैं कि आप डेकोरेटिव है, ऑर्नामेंटल है, ना ही ये गवर्नमेंट को पावर देता है, ना गवर्नमेंट को पावर को छीनता है, ठीक है, ना ही ये कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल कुछ भी नहीं है, प्रियम्बल है, कुछ इंपॉर्टेंस इसका है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्रियम्बल जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल जो है ना कस्टमरी है। कस्टमरी नेचर का मतलब है कि ये कस्टम की तरह चलते आ रहा है। मतलब कैसे कस्टम की तरह चलते आ रहा है? ये मैंडेटरी नहीं है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में प्रियम्बल हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। किसी के संविधान में, पूरे देश को ले लो आप, किसी भी कंट्री को ले लो, उसके संविधान में प्रियम्बल रहना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जोड़ देते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए प्रियम्बल को रखा गया है, ठीक है। तो यही लिखा गया है प्रियम्बल जो है ना कस्टमरी नेचर का है। कस्टमरी नेचर का मतलब कि कस्टम की तरह आते रहे, मतलब कस्टम की तरह है, मतलब रीति रिवाज की तरह चलते आ रहा है, ठीक है। लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव ए प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कस्टमरी है, ये ऐसे ही चलते आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि रिटेन जहाँ पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे संविधान लिखा गया नहीं है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे है। तो मैंने आपको बताया था यूके, लंदन, यूके में जो है ना अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पास प्रियम्बल नहीं होता है, डोंट हैव प्रियम्बल। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, डोंट हैव प्रियम्बल, बट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मे एंड मे नॉट हैव प्रियम्बल। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रियम्बल रहना जरूरी नहीं है, ठीक है, कस्टमरी है, कंपलसरी नहीं है। प्रियम्बल अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में होते ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन कोर है, जो बेस है, वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे देश में ब्रिटिशर ने एक संविधान बना के दिया था, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया था। तो उस संविधान में आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल नहीं था। आपको पता है ना कि हमारे संविधान में 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही 60 से 70% को हूबहू क्या कर लिया, उतार लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कोई भी प्रियम्बल नहीं था, ठीक है। लिखा हुआ है कि प्रियम्बल इज रिगार्डेड एट क्या? प्रीफेस, प्रीलूड एंड समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात तो आप आराम से जान सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसको आपको 2 मिनट में पढ़ना हो ना, तो प्रियम्बल को पढ़ लो, क्योंकि आप जब प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब देख रहे हैं हमारे प्रियम्बल को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे मतलब क्या मिल रहे हैं, एक पॉइंट मिल रहे हैं कि हमारा देश कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, यहाँ पे लिबर्टी मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ का फ्रीडम होगा, आपको फेथ का रिलीजन, मतलब आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने का, फेथ जिस पे आप बिलीव करते हैं उसको फॉलो करने का अधिकार मिलेगा। तो आपको आपके संविधान का सब कुछ समरी की तरह देखना हो ना, तो आप अपने प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है, हमारे संविधान में क्या सब लिखा गया है, हमारे संविधान का क्या मोटिव रहा है। इसीलिए कहा है कि आप जब कोई एक न्यू बुक खरीदते हैं ना, तो आप देखे होंगे उस बुक के शुरू में एक प्रीफेस दिया रहता है, मतलब उस बुक में क्या सब होगा उसके बारे में डिटेल दिया रहता है। उसी तरह से हमारा ये प्रियम्बल है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है ना, तो हमारी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। आपको पता होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था प्रियम्बल के बारे में कि देखो प्रियम्बल कंटेन द फिलॉसफी एंड थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी क्या है और थीम क्या है, ये आपको जानना है ना, तो प्रियम्बल को पढ़ लीजिए। भीमराव अम्बेडकर जी ने सॉरी डी बसु जी ने कहा था, प्रियम्बल कंटेन द फिलॉसफी एंड थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी और थीम को जानना है ना, तो प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड लिखा था एंड बेसिक वैल्यू इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पे बेस्ड है ये भी जानना है, प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, ठीक है। इट कंसेन द की टू रीड द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल से हमको ये भी पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के माइंड में क्या चल रहा था, मतलब उनके माइंड को पढ़ना है ना, तो भी आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। नहीं आया समझ में?
कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए भीमराव अम्बेडकर जी और उनके बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाए, साथी ने मिलकर बनाए, जैसा कि आप जानते हैं। तो उनके माइंड को पढ़ना है, उनके माइंड में क्या चल रहा था कि हमारे देश को सोशलिस्ट बनाना है, लिबर्टी यहाँ पे देना है, सब कुछ का फ्रीडम देना है। तो ये सब को जानना हो ना तो आपको प्रियम्बल में झलक मिल जाएगी कि हमारे देश के, देखिए हमारे प्रियम्बल में लिखा गया लिबर्टी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में लिखा गया, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में लिखा गया, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में लिखा गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में लिखा गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को भी बताता है प्रियम्बल। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। डी बसु जी ने कहा था कि हमारे प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल कंटेन द फिलोसफी एंड थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक वैल्यू ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इट कंटेन द की टू रीड द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को पढ़ने का भी आपको बेस्ट तरीका है, प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, इससे पता चल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड में क्या चल रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब एक बहुत ही इसका ये 3 जो लाइन है ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया? तो लिखा है कि प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, प्रियम्बल के पास इतना पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया आर्टिकल है, प्रोविजन है, उसको ओवरराइड कर दे। ओवरराइड करना मतलब खत्म कर दे। ठीक है, तो आपको पहले ही मैं बता दिया ना कि प्रियम्बल इज तो क्या है, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके पास पावर नहीं होता है प्रियम्बल के पास ज़्यादा। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है ना किसी भी हमारे संविधान के आर्टिकल या प्रोविजन को खत्म नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता है। बट अभी मैं बताता हूँ कि आगे इसके पास कुछ थोड़ा मोड़ा जरूरी है इसका। ठीक है, प्रियम्बल का। लेकिन कह रहा है कि अगर मानो कि क्लैश हो जाए, क्लैश बिटवीन एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, अगर मानो कि एक क्लैश हो जाए किसके बीच में, प्रियम्बल के बीच में और एक आर्टिकल के बीच में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल आप जानते हैं कि 395 आर्टिकल शुरू में स्टार्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें 395 आर्टिकल था। अगर मानो कोई एक आर्टिकल है और हमारे प्रियम्बल में कुछ वर्ड लिखे गए, उस दोनों में क्लैश हो जाए ना, तो इस दोनों में कौन जीतेगा? मतलब किसको आप माने, मतलब हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट किसको मानेगा? तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल को मांगेगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसको क्या देगा, वैल्यू देगा, प्रियम्बल को वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब अगर क्लैश हो जाए ना किसके बीच में, आर्टिकल और प्रियम्बल के बीच में, एक कोई आर्टिकल हमारे संविधान का वो क्लैश करता है प्रियम्बल से, तो यहाँ पे आर्टिकल प्रिवेल करता है, आर्टिकल को वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, बट लेकिन अगर 2 आर्टिकल के बीच में ही क्लैश हो जाए, मानो कि हमारे ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल जो है उसी के बीच में अगर क्लैश हो जाए, तब कौन प्रिवेल करेगा? तो तब कोई प्रिवेल नहीं करेगा, तब आपको हेल्प लेना पड़ेगा। किससे? प्रियम्बल से। आप प्रियम्बल से हेल्प ले लीजिए कि क्या मतलब प्रियम्बल क्या बोलता है इसके रिगार्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि मानिए कि मतलब एक लिखा है कि मतलब हमारा आर्टिकल 15 बोलता है कि यहाँ पे रिलीजन रेस के बेसिस पे, मतलब क्या, आर्टिकल 14 बोलता है कि यहाँ पे समानता का अधिकार होगा, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल। लेकिन आप देखते हैं ना कि मतलब कह रहा है कि राइट टू इक्वलिटी करने का मतलब ये हुआ कि आपको जाति के आधार पे या फिर आपके सेक्स के आधार पे या फिर आपके रिलीजन के आधार पे, इस सब के आधार पे आपको क्या होगा, कुछ मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको राइट टू इक्वलिटी मिलेगा इस सब के आधार पे आपको नहीं। लेकिन आप देखिए जस्ट इसका देखिए अपोजिट, रिजर्वेशन क्या दिख रहा है, रिजर्वेशन दिखा रहा है कि क्या करेगा कि आपको जाति के आधार पे कहा जाता है कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, मतलब कमज़ोर है, इसलिए उसको रिजर्वेशन दिया जाए। तो आपको क्लैश हो गया ना, मतलब कि आप देख रहे हैं कि एक जगह बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अपने एक आर्टिकल में बोल रहा है कि इक्वलिटी को मेंटेन किया जाएगा, इस सब बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, रिलीजन कास्ट वगैरह वगैरह सब बेस पे क्या होगा, प्लेस ऑफ बर्थ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ना, कि दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन को कास्ट बेसिस पे दिया जा रहा है। नहीं, तो अगर इस दोनों को क्लैश को खत्म करना है तो प्रियम्बल में देखिए, प्रियम्बल में क्या लिखा है, इक्वलिटी मेंटेन किया जाएगा। मतलब हमारे देश में क्या मेंटेन किया जाएगा, इक्वलिटी। हाँ, इस इक्वलिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसी के द्वारा रिजर्वेशन के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। तो ये समझ है ना कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल में ही क्लैश हो जाए, मतलब 2 आर्टिकल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, क्योंकि हमारे संविधान में ये भी बोलता है कि यहाँ पे क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आपके कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन मिल रहा है। नहीं,
तो ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे प्रियम्बल को आप पढ़ लीजिए, प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी की बात कर रहा है, प्रियम्बल में कह रहा है कि सबके पास इकोनॉमिकली मतलब ये नहीं हो कि मतलब सब इक्वल रहे, इक्वल स्टेटस को अटेंड करे। इक्वल स्टेटस को अटेंड करने का मतलब क्या हो गया कि देखो अगर कोई आदमी बहुत बड़ा हो गया है, उसके पास बहुत रुपया हो गया, जैसे कि आप जानते होंगे 1% के पास लगभग में 40% ऑफ वेल्थ कंजर्व किया गया है। हमारे देश में 1% लोगों के पास, ओनली 1% लोगों के पास 40% क्या है, धन है, मतलब वेल्थ है उसके पास कंजर्व किया हुआ है। तो ये इक्वलिटी कहाँ हुआ, क्योंकि धन तो सभी के पास बराबर होना चाहिए ना। इसी बराबर को अटेंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन लाया गया था। अगर कोई लोग बड़े हो गए हैं, बहुत मतलब आगे बढ़ गए हैं, तो नीचे वाले तबके को कैसे उठाएंगे, तो रिजर्वेशन के थ्रू उठाएंगे ना। इसी तरह आपको एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ कि देखिए जो शुरू शुरू में क्या था ना कि हमारे देश में ना बड़े बड़े जमींदार होते थे, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था। तो जब बहुत ज़्यादा एक आदमी के पास ज़मीन हो गया तो गरीब लोग क्या करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए भी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है संविधान से। मतलब उस प्रॉपर्टी को आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इसमें कुछ रूल किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया है जिसके थ्रू क्या किया गया, इस जमीन को भी बांट दिया गया। एक लैंडलॉर्ड को कहा गया कि इतना ही जमीन तुम रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, और इससे ज़्यादा जो भी ज़मीन है वो सरकार सब में बांट देगा गरीब लोगों में। तो आप देख रहे हैं ना, इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में इक्वलिटी की चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो अगर प्रियम्बल और आर्टिकल के बीच में लड़ाई होगा ना, एक आर्टिकल और प्रियम्बल के बीच में अगर क्लैश होता है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो जरूर आर्टिकल प्रिवेल करेगा, आर्टिकल को बड़ा माना जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अगर जो दो कॉन्स्टिट्यूशन के ही दो आर्टिकल एक दूसरे से क्लैश करने लगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल एक दूसरे से अगर क्लैश करने लगेगा ना, तो फिर प्रियम्बल को आप देख लीजिए कि प्रियम्बल में क्या लिखा गया है, प्रियम्बल में किस चीज़ की बात की गई है हमारे देश के लिए। अगर प्रियम्बल से हेल्प मिलता है ना, इस दोनों आर्टिकल जो क्लैश कर रहा है उस दोनों आर्टिकल के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल से आप पता कर सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रियम्बल में अगर मैं मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा ना, तो यही लगा कि प्रियम्बल का जो सिग्निफिकेंस होता है ना, यहीं से पता चलता है कि प्रियम्बल का महत्व क्या है। तो देखो दो आर्टिकल के बीच में अगर झगड़ा होगा ना, दो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में दो आर्टिकल के बीच में अगर क्लैश होगा ना, तो उसको हेल्प कौन करेगा, प्रियम्बल करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल का यही इंपॉर्टेंस, यही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस पॉइंट यही हुआ प्रियम्बल का कि अगर दो कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल के बीच में क्या होगा, क्लैश होगा, तब आप प्रियम्बल का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। प्रियम्बल को देखकर सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रेट करेगा इन दोनों आर्टिकल में, ठीक है, क्या क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक कहर सिंह केस हुआ था, ठीक है। एक कहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि देखो इसमें कहा गया था, हमारे प्रियम्बल जब पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे सबसे पहला वर्ड है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, इन्होंने ही मतलब कहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में पीपुल ऑफ इंडिया जो है सबसे अल्टीमेट पावर है। तो इस केस में भी कहर सिंह केस में यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि देखिए भारत में जो संविधान का सब कुछ जो है ना वो पीपुल है, पीपुल से ही ये संविधान निकला है, पीपुल से ही सब कुछ हुआ है। तो दैट मीन्स पीपुल इज द अल्टीमेट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अल्टीमेट पावर है पीपुल में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो वर्ड यूज किया गया है ना, ये लीगल फिक्शन है, मतलब ये एक लॉ वर्ड है, जिसका मतलब ये नहीं होता है कि पीपुल के पास सब कुछ है, पावर है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा, वही सब कुछ डिसाइड करेगा और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो, दिस वर्ड जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो लिखा गया है ये लीगल फिक्शन वर्ड है, जिसका मतलब ये नहीं होता है कि पीपुल इज द अल्टीमेट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो कहर सिंह केसेस पूछे ना, तो बस इतना बात याद रखना है कि कहर सिंह केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में कहा था कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं होता है कि अल्टीमेट पावर होता है, ठीक है। तो ये केस याद रखना है, ठीक है। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि प्रियम्बल जो है ना इनेक्टेड कब किया गया था, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रियम्बल को इनेक्टेड एडॉप्ट किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को ही हमारे देश में क्या संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्टेड किया गया था और एडॉप्टेड किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। लेकिन इन्फोर्स कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। देखो इन्फोर्स करने का मतलब होता है लागू होना, पूरे देश में लागू किया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर तैयार हो गया था, उसे संविधान में ले लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब देखो तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इनेक्टेड कब किया गया था, एडॉप्टेड कब किया गया था, इन्फोर्स कब कर गया था, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट लिखा है कि इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल का, जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप बताइए कि हमारा संविधान का प्रियम्बल पार्ट आपको लग रहा है कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। तो आप तो कहेंगे कि यस सर श्योरली हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है प्रियम्बल ना, क्योंकि किताब के अगर शुरू में एक पेज लिखा रहता है तो वो किताब का ही पार्ट होता है। तो देखो पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेरूबरी केस हुआ था। ठीक है, बेरूबरी केस हुआ था 1960 में शायद हुआ था। ठीक है, री बेरूबरी केस जो हुआ था 1960, यस 1960 में एक केस हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ री बेरूबरी केस हुआ था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो ट्रेडिशनल व्यू कह रहा है कि प्रियम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ट्रेडिशन से आ रहा है उसमें प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अभी का व्यू देखा जाए ना तो अभी का व्यू कहता है सुप्रीम कोर्ट यस जो है प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बेरूबरी केस जो 1960 में हुआ था, इस केस में ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे जो है गवर्नमेंट को कुछ भी मतलब ना ही पावर होता है ना गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया जाता है इसके द्वारा, इसीलिए ये जो है प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। बट इसके बाद एक दूसरा केस हुआ। ठीक है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले रूल को क्या कर दिया, अपने पहले वाले डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। जैसे देख लो यहाँ क्या लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओवरराइट किया किस पे, अपने डिसीजन को केशवानंद भारती केसेज में। ठीक है, केशवानंद भारती केसेज ये आप बहुत ही बड़ा केसेज था, सबसे इंपॉर्टेंट केसेज है। ठीक है, केशवानंद भारती केसेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला में 1973 में हुआ था। ठीक है, केशवानंद भारती केसेज भारतीय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला के बीच में 1973 में ये केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वाले डिसीजन को खत्म करके बोला कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि केशवानंद भारती केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे अमेंड करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करने का तरीका है स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, उस रूल से इसे अमेंड करना है। ठीक है, नहीं आया समझ में। तो देखो बेरूबरी केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंदन भारती केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। ठीक है, और इसे अमेंड भी कर सकते हो, लेकिन कैसे अमेंड करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली करना है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना, उसको स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करना पड़ता है, उस तरह से इसे क्या करना है, अमेंड करना है। ठीक है, अब रहा कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला, देखो सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला क्योंकि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिक नेचर का है, ऑर्गेनिज्मिक नेचर का है। ऑर्गेनिज्मिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब उसमें अमेंड किया जा रहा है, कुछ लॉ को उसमें ऐड किया जा रहा है। नहीं, अगर मानो किताब में कुछ और चैप्टर ऐड कर रहे हो तो उस चैप्टर का जो समरी बनाओगे तो उसमें वो पॉइंट भी ऐड करोगे ना। जैसे कि आपने जाना कि संविधान का प्रियम्बल एक समरी है, पूरे संविधान का समरी आपको प्रियम्बल में लिखना है। तो आप अगर आपका संविधान ही बढ़ रहा है तो जो बढ़ रहा है उसमें भी तो कुछ पॉइंट मिलेगा ना जो आपको समरी में नोट करके लिखना है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ऑर्गेनिक नेचर का है, ऑर्गेनिज्मिक नेचर का है, मतलब वो इवॉल्व बढ़ते जा रहा है। अगर बढ़ रहा है ना तो प्रियम्बल में भी तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। इसीलिए ना अगर प्रियम्बल में ऐड करना है, मतलब प्रियम्बल में कुछ ऐड करना है ना, तो इसे अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सुधार करना पड़ेगा प्रियम्बल में। अगर सुधार करना पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा तभी ना सुधार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है किसको सुधार करने का, केवल कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार करने का अधिकार है, प्रियम्बल को थोड़े सुधार करने का अधिकार है। तो अगर प्रियम्बल को सुधार करना है तो प्रियम्बल को भी मानो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नहीं आया समझ में, देखो सिंपल सा लॉजिक है। हमारा 368 आर्टिकल है, 368 आर्टिकल है, उसमें पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत चीज़ है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अधिकार है। अगर आप प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे तो प्रियम्बल को उससे अमेंड कर सकते हैं क्या, सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उस अगर आप प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे तो उसे सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और इसे सुधार किया जा सकता है।
क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हमारे प्रियम्बल में भी कुछ कुछ ऐड होते रहना, मतलब ऐड किया जा सकता है, ठीक है, अमेंड किया जा सकता है, कुछ ऐड किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं आया समझ। आपको पता होना चाहिए LIC केसेज एक हुआ था, इसके बाद एक LIC केस हुआ था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोला था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसे अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से डिस्क्राइब हो गया, ठीक है। 3 केसेज याद रखना है, कहर सिंह केसेज, बेरूबरी केसेज, केशवानंद भारती केसेज। एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन को अब अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया है कि हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्योंकि प्रियम्बल को माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आज के समय में, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बेरूबरी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ठीक है, ऐसा बेरूबरी केसेस में कहा गया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब मैं समरी आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग ने क्या सब पढ़ा था। देखो 2 मिनट में मैं पूरा समरी बताता हूँ आज के लेक्चर में हम लोग ने जो देखा, ठीक है। सबसे पहला याद रखना है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा आया था, जिसको पंडित नेहरू ने लाया था, ठीक है। आपको दूसरा याद रखना है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल सबसे पहले जोड़ा गया था। तीसरा याद रखना है कि हमारे प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, कब किया गया है, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया अमेंड, ठीक है। इसमें 3 वर्ड जोड़ा था, SSI सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने प्रियम्बल को देखा कि प्रियम्बल क्या है, उसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग ने बताया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटिव पार्ट है। डेकोरेटिव पार्ट इसीलिए है क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के ऑर्गन को न ही पावर देता है, न उसके पावर को लिमिट करता है, ठीक है। प्रियम्बल जो है कोर्ट ऑफ लॉ पे इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब इस प्रियम्बल को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि D.D. बसु ने क्या कहा था। D.D. बसु ने कहा था कि प्रियम्बल जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी एंड थॉट को बताता है, फिलोसफी एंड थॉट को बताता है, बेसिक नेचर को बताता है कि हमारा किस बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। साथ ही साथ कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को भी पढ़ना हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या सोचकर संविधान को कैसे बनाया, संविधान को क्या सब सोच के हमारे देश को बनाया है, तो उसके माइंड को पढ़ने के लिए भी उन्होंने बोला कि प्रियम्बल का सहारा लो। उसके बाद हम लोग ने कहर सिंह केसेज देखा। कहर सिंह केसेज में कहा गया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग ने देखा क्या प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो उसमें देखा कि हम लोग ने कि बेरूबरी केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो है केशवानंद भारती केसेज हुआ। केशवानंद भारती केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ जो है प्रियम्बल जो है सुप्रीम कोर्ट का, प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पुराने वाले डिसीजन को खत्म कर दिया आपने और कहा कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसे अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर LIC केस में भी वही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो इससे 2 चीज़ हम लोग को पता चल गया कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और तीसरा चीज़ ये भी पता चल गया हम लोग को कि प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रियम्बल का जो एस्पिरेशंस है और आइडियल्स है। आपको पता हो ना प्रियम्बल में कुछ कुछ वर्ड दिए गए, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फैटर्निटी। तो ये हमारे प्रियम्बल का क्या है, हमारे प्रियम्बल का ये सब एस्पिरेशंस है। एस्पिरेशंस मतलब क्या है, हमारे प्रियम्बल का ये सब इच्छा है कि हमारा देश कैसा हो, जहाँ पे इक्वलिटी हो, हमारे देश में लिबर्टी हो, सब लोग लिबर्टी मतलब यहाँ पे मेंटेन किया जाए, और इससे यहाँ पे जस्टिस मिले सभी लोग को, यहाँ पे फैटर्निटी हो, सभी लोगों के बीच में, सभी धर्म के बीच में भाईचारा मेंटेन हो। हमारे प्रियम्बल का कुछ आइडियल्स भी है। आइडियल्स क्या सब है, तो सॉवरिन स्टेट होगा, हमारा देश कैसा होगा तो सॉवरिन। ये हमारे देश का मतलब गर्व की बात है कि यहाँ हमारा देश कैसा है, सॉवरिन है। यहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया जाएगा, मतलब गरीबों को हेल्प किया जाएगा। सोशलिज्म करने का मतलब मैं बताऊँ आगे लेक्चर में, मैं फुल्ली इसी सभी वर्ड को डिस्क्राइब करूंगा, जो कि मेंस में UPSC मेंस में क्वेश्चन ये सब पूछा गया और PCS में भी बहुत बार पूछा गया है। इसी सब वर्ड का मतलब बताता है कि सेकुलर का मतलब को कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं, हमारे देश में कैसे सेकुलर है, इस सब। अगला लेक्चर में ये सब हम लोग जानेंगे। आज के लेक्चर में जो बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था प्रियम्बल, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया। तो थैंक यू एवरीवन।